हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है राउल्ट का नियम भी पढ़ेंगे अपन आज। और ये वाष्प दाब होगा, जो द्रव का वाष्प दाब होता है उसे देखेंगे। और विलेय द्रव और विलायक द्रव जो घोलते हैं उनसे जो उत्पन्न वाष्प दाब होता है उसकी बात अपन करेंगे कि इसका क्या इफेक्ट होता है घुलनशीलता विलेयता पे। देखते हैं तो आओ आओ। तो अपना हेडिंग है द्रवीय वाष्प दाब। वाष्प दाब तो बच्चों कुछ नहीं है, मेरे पास ये एक पात्र है। सबसे पहले अपन इसे देसी भाषा में समझते हैं कि ये जो पात्र है, पात्र में मैंने द्रव भर रखा है। और इस द्रव को जैसे यदि मैं टेम्परेचर देता हूँ, मान लो मैं इसको निश्चित तापमान में रखता हूँ, निश्चित तापमान देता हूँ, निश्चित ताप निश्चित तापमान में रखता हूँ यहाँ पे, और इसे उबाला जाता है निश्चित टेम्परेचर पर। तो उबालने से क्या होता है बच्चों, ये मैं इसे गैस सिलेंडर से चला रहा हूँ, ये पानी उबल रहा है। और उबल रहा है तो हम जानते हैं कि वाष्प बनती है, सभी अपने घरों में देखते हैं ये प्रोसेस को। और वाष्प बनती है तो वाष्प ऊपर जाती है। अब यदि ढक्कन खुला है तो वाष्प बाहर निकल जाती है, और यदि ढक्कन बंद है तो वाष्प क्या है, उस ढक्कन से टकराएगी। और टकराते ही वो वाष्प है जो वहाँ पे धीरे 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 द्रव की बूंदों का निर्माण कर देती है। किसका निर्माण कर देती है? द्रव की बूंदों का निर्माण कर देती है। ये देखो, जैसे ये वाष्प यहाँ से टकराई और यहाँ आकर द्रव की बूंदों का निर्माण कर देती है। धीरे धीरे कुछ समय बाद वही बूंदें वापस आकर इस द्रव में मिल जाती है। ऐसा प्रोसेस अपन को देखने को मिलता है। दूसरी बात यह है कि सर इसमें से जो ये लिक्विड के कण है, इसमें से कौन से कण है जो वाष्प के लिए जाएंगे? वो कण जिनकी काइनेटिक एनर्जी सर्वाधिक होगी, जो ऊपर होते हैं, वही कण पहले जाएंगे, जो ऊर्जा पाकर वाष्प का रूप धारण कर लेते हैं, ऊपर जाकर टकरा जाते हैं। अब मेरी बात यहाँ पे एक यह है कि जो कण वाष्प का यहाँ से जो कण पहले गया है काइनेटिक ऊर्जा पाकर, जिसे जिसे पहले ऊपर गए हैं तो वाष्प बनते ही ऊपर गए हैं, ऊपर जाते ही ढक्कन से टकराए, ढक्कन से टकराता ही वो क्या करेंगे, धीरे धीरे बूंद का रूप धारण करेंगे। तो शुरू में प्रारंभ में क्या होता है, जो ये वाष्प के कण हैं ये जाएंगे तो इनका जो गति है, इनकी जो गति है वो ज़्यादा होती है बजाय ये द्रव की बूंदे के गिरने की गति से। यानी कि वाष्प बनने की दर को यदि मैं v1 वेग से निर्धारित करूं तो इसे v1 कह सकता हूं, इसे बोल सकता हूं मैं वाष्पन। वाष्पन, ठीक बात? ओके बेटा। अब यदि जैसे ही ये वाष्प बनने की दर प्रारंभ में ज़्यादा है, शुरू में ज़्यादा है, लेकिन कुछ समय ऐसा आएगा कि जो ये द्रव की बूंदें वापस द्रव में मिलने की दर होगी वो इसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। फिर उसके बाद कुछ समय उसे अपन साम्य अवस्था कहेंगे। और फिर कुछ समय बाद जो ये द्रव की बूंदें हैं, इनका वेग इस वाष्पन के वेग से संघनन बनने का वेग अधिक हो जाएगा। तो इसे मैं नाम दे देता हूँ V2। V2, ठीक बेटा। और इसे बोल देंगे अपन संघनन, संघनन। और आप इनको अच्छी तरह जानते हो। इसे मैं ये कह सकता हूँ कि क्या होता है बेटा, जैसे देखो वाष्पन है मेरे पास, ये वाष्पन और ये संघनन। जैसे ही वाष्पन को मैं ठंडा करूँगा क्या होगा, संघनन होगा। और संघनन को जैसे ही मैं गर्म करूँगा क्या होगा बेटा, वाष्प में परिवर्तन होगा, यानी कि वाष्पन होगा। ये प्रोसेस इसमें रेगुलर चलता रहेगा, चलता रहेगा। यहाँ तक आपके समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब जो वाष्प दाब है तो वो प्रारंभ में क्या है, जैसे अपन ने यही देखा है बेटा, प्रारंभ में जो V1 था वो किससे ज़्यादा था, V2 से। यानी कि वाष्पन बनने की दर है ये, तो V1 वाष्पन बनने की दर है प्रारंभ में, और V2 क्या था, कम था। लेकिन कुछ समय बाद V1 बराबर हो जाता है V2 के। इस कंडीशन को अपन कहते हैं साम्य,
साम्य या द्रवीय वाष्प साम्य अवस्था बोल सकते हैं इसको, साम्य अवस्था। ठीक बात है। अब फिर कुछ समय बाद क्या होगा, ऐसा समय आ जाएगा लास्ट में कि फिर कुछ समय बाद जो V2 है वो ज़्यादा हो जाएगा V1 से। ठीक है, तो ये सब वाष्प का प्रोसेस ये चलता रहता है अपनी सामान्य परिस्थितियों में। अगर अपन देखें तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन कि द्रव द्रव विलयन। देखो, द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, ये हमने देखा। इसमें क्या होगा बेटा, जैसे देखो इसमें होगा कि जैसे ये दो पात्र हैं हमारे पास, ये दो पात्र है, वही जो ऊपर प्रोसेस अपन ने किया है वही चीज़ें हैं यहाँ पे भी। ये लिक्विड भरा हुआ है इसमें और ये ऊपर से नीचे से बंद है, ये बंद है। एक बार हमने बंद किया है तो पहले अपन ये समझेंगे इसे भी। पहले लिक्विड भर लो आप, ये लिक्विड है। इसमें मैं बात करता हूँ कि जो ये पदार्थ है इसे मैं बोलता हूँ शुद्ध द्रव, शुद्ध द्रव विलेय पदार्थ, शुद्ध द्रव विलेय पदार्थ। ठीक है बेटा, और इसे नाम दे देता हूँ मैं ए पदार्थ है ये मेरे पास, और इसको मैं नाम दे देता हूँ शुद्ध द्रव विलायक पदार्थ, शुद्ध द्रव विलायक पदार्थ। ठीक है, बी। तो यानी कि मेरे पास दो पात्र है, दो पात्र में से लिक्विड भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, तो एक में द्रव ज़्यादा है वो विलायक बोलते हैं अपन, और जिसमें कम है वो विलेय होता है। लेकिन जो दोनों पात्रों में जो द्रव है वो शुद्ध है, इसे मैंने बोला है शुद्ध द्रव विलेय पदार्थ, इसे मैंने माना है शुद्ध द्रव विलायक पदार्थ। अब बात करता हूँ मैं, यदि इसको गर्म करूँगा तो इसका भी तो वाष्प दाब जैसे ऐसा इसमें उत्पन्न हुआ है वैसे इसमें उत्पन्न होगा। इसको गर्म करूँगा तो इसमें भी वाष्प दाब जैसे उसमें उत्पन्न हुआ है वैसे इसमें उत्पन्न होगा। ठीक बात है, जितना प्रोसेस उसमें हुआ है वही प्रोसेस सारा यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा। अब मेरा क्वेश्चन यह है कि ज़्यादा वाष्प दाब दोनों पात्रों में से किस में उत्पन्न होगा? ये आप कॉमन सेंस लगाइए बेटा, जिसका द्रव ज़्यादा होगा उसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके जो मोल अंश है वो ज़्यादा होंगे, और मोल अंश ज़्यादा है तो उसका वाष्प दाब भी ज़्यादा होगा। तो बशर्ते कि इससे ज़्यादा वाष्प दाब इस विलायक का हुआ कि विलायक मात्रा में ज़्यादा होता है तो इसके मोल अंश भी ज़्यादा होंगे, तो इसका वाष्प दाब भी ज़्यादा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों पात्र में लेकर दोनों पात्र को एक दो बड़ा पात्र में लेकर इनका सॉल्यूशन बना लेता हूँ। दूसरी बात यहाँ पे एक बात मिनट सुनो, जैसे इसका जो वाष्प दाब उत्पन्न होगा मैं उसे नाम दे सकता हूँ PA। ये क्या है बेटा, इसका वाष्प दाब, और इसको नाम दे सकता हूँ मैं PB, इसका वाष्प दाब। दोनों से मैंने एक विलयन बनाता हूँ मैं, ये विलयन मैंने बनाया है, ये विलयन बना रहा हूँ बेटा मैं। ये विलयन मैंने बनाया, ये A भी डाल दिया मैंने इसमें और B भी डाल दिया।
दोनों शुद्ध पदार्थ मैंने इसमें डाल दिया, इसका भी कुछ वाष्प दाब उत्पन्न होगा। अब इसमें जो वाष्प दाब होगा वो कितना मानता हूँ मैं, पी टोटल मान लेता हूँ। और पी टोटल कितना होगा, ये दोनों हैं, इन दोनों के बराबर ही इस विलयन का वाष्प दाब होगा। ये बात आप अच्छी तरह जानते हो। ये पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी, इसको मैं डब्बे में बंद करता हूँ। वही इसका जितना वाष्प दाब इनका उत्पन्न हुआ है उतना ही गर्म किया हुआ है सभी को, इसका वाष्प दाब इतना आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि जब किसी शुद्ध द्रव विलायक में शुद्ध द्रव विलय मिलाया जाता है तो जो विलयन बनता है उसका वाष्प दाब होता है, उसका जो कुल वाष्प दाब होता है वह इन अवयवों, विलयन के अवयवों के, वाष्पशील अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होता है या समानुपाती होता है। तो इसे अपन इधर लिख सकते हैं, देखो आप लिख लीजिए। जब किसी शुद्ध द्रव में पहले तो बेटा अपन ने ये समझ लिया है सारा, अब दोनों की लैंग्वेज अपन लिखेंगे। पहले इसकी लिखेंगे कि वाष्प दाब किसे कहते हैं, फिर इसे देखेंगे कि इसको क्या कहते हैं, द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब। तो पहले मैं लिखता हूँ डेफिनेशन, दोनों की ही लिख देता हूँ। इधर तो मैं लिखता हूँ वाष्प दाब की और उधर मैं लिखता हूँ, यहाँ वाष्प दाब की परिभाषा लिखता हूँ मैं, या उधर लिखते हैं बेटा वाष्प दाब की परिभाषा। यहाँ वाष्प दाब किसी निश्चित तापमान पर, किसी निश्चित तापमान पर साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में किसी निश्चित तापमान पर, साम्य अवस्था में किसी निश्चित तापमान पर, किसी निश्चित तापमान पर साम्य अवस्था में वाष्प के अणु, वाष्प के अणुओं द्वारा, अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर डाला गया दाब, डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। तो जैसे ही बेटा अपन आप ये चीज़ें उतारो, पहले ये जैसे यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इनको एक साथ पहले उतारना है। परिभाषा हमने लिख दी है कि किसी निश्चित तापमान पर साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। दूसरा प्रोसेस जो द्रव का विलयन अपन ने बनाकर देखा, तो हमने ये प्रोसेस देखा था, ये विलय, ये विलायक, और इनसे जो टोटल कुल वाष्प दाब उत्पन्न हुआ था वो था पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी। इसको भी लैंग्वेज में आप ऐसे लिख सकते हो, एक दो लाइन। चलो, जब किसी शुद्ध द्रव विलायक में शुद्ध द्रव विलय मिलाया जाता है, शुद्ध द्रव विलय मिलाया जाता है, तो बनने वाले विलयन का कुल वाष्प दाब
विलयन के वाष्पशील अवयव के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होता है। ठीक है बेटा, ये विलयन था। ये विलय। तो हमने क्या पढ़ा कि जब किसी शुद्ध द्रव विलायक में शुद्ध द्रव विलय मिलाया जाता है तो बनने वाले यहाँ वाले करो बेटा, बनने वाले विलयन का कुल वाष्प दाब विलयन के वाष्पशील अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होता है। मतलब P टोटल होता है बराबर PA प्लस PB। और इसे समीकरण नंबर 1 डाल दो और आगे ध्यान रखना है इसका। अब ये ऐसा होता क्यों है? मोलन्स का कारण है सारा। अब राउल्ट जो बात बताएगा, राउल्ट यही तो बात बताएगा डाल्टन के नियम को आगे बढ़ाते हुए, कि जो कोई भी विलयन होता है तो उसका जो कुल के वाष्प दाब होता है वो उन विलयन में उपस्थित अवयवों के मोल अंश के समानुपाती होते हैं। ठीक बात है। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। चलो देखो बेटा, हेडिंग डालते हैं अपन। जो अपना हेडिंग है वो है मेन हेडिंग। पूछा जाता है एग्जाम में वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम ठीक है। यह हमारा हुआ हेडिंग। अब ये क्या कहता है? ये वही कहता है, ये कहता है बेटा, ये वही कहता है कि किसी विलयन का कुल वाष्प दाब जो होता है वह उस विलयन में उपस्थित अवयवों के कुल मोल अंश के या उनके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो इसे लिख सकते हो, वही निश्चित तापमान पर किसी विलयन का कुल वाष्प दाब उस विलयन के अवयवों के मोल अंश के समानुपाती होता है।
ठीक बात है। इसे ही वाष्पशील, इसे ही वाष्पशील विलययुक्त, विलययुक्त विलयन का राउल्ट नियम, राउल्ट नियम कहते हैं। ठीक बात बेटा। तो ये बात हुई राउल्ट के अनुसार कि निश्चित तापमान पर किसी विलयन का कुल वाष्प दाब उस विलयन के अवयवों के मोल अंश के समानुपाती होता है। इसे वाष्पशील विलय का, वाष्पशील विलय युक्त विलयन का, विलय युक्त विलयन का राउल्ट नियम कहते हैं। ठीक बात है। अब बेटा हमने पढ़ा है कि हमारे पास एक जो पदार्थ था वो ए था, एक जो पदार्थ था वो क्या था, ए, और एक जो पदार्थ था वो हमारे पास क्या था, बी। बी बी को हमने क्या माना था, विलायक माना था। ठीक है। और ए को हमने क्या माना था, विलेय माना था। यही बात पढ़ी हमने। ठीक है। इसको मैं और डब्बे में बंद कर देता हूं। अब जैसे ये विलेय है और ये विलायक है, तो यहां विलेय होगा, तो विलेय का कुछ जो वाष्प दाब होगा उसे कहेंगे अपन पी ए। क्या कहेंगे बेटा उसे, पी ए। और पी ए से मेरा मतलब है शुद्ध द्रव, शुद्ध द्रव विलेय, शुद्ध द्रव विलेय पदार्थ का वाष्प दाब। ठीक है। इसको किसे दिखाएंगे अपन, पी ए से। और जो ये पी ए, पी नोट ए होगा, इसे अपन कहेंगे बेटा, ये इसका स्थिरांक होगा। अब वो विलेय होगा और उसका कुछ वाष्प दाब होगा, तो उसका कुछ स्थिरांक भी तो होगा, तो इसे कहेंगे अपन वही शुद्ध द्रव विलेय पदार्थ का वाष्प दाब स्थिरांक। ठीक है। और जो बेटा ये है इसको कहेंगे अपन पी, ये सॉरी एक्स ए। इसे क्या कहेंगे पुत्र अपन, इसे कहेंगे बेटा हम शुद्ध द्रव, शुद्ध द्रव विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ के मोल अंश, मोल अंश, ऐसे ही इसको बोलेंगे, वही क्या, पी बी, और इसको पी नोट पी, और इसको एक्स बी। नाम वही है, केवल विलेय की जगह विलायक आ जाएगा। फिर भी लिख लो तुम, शुद्ध द्रव, शुद्ध द्रव विलायक का वाष्प दाब। ठीक है। और ये आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा शुद्ध द्रव, शुद्ध द्रव विलायक पदार्थ का वाष्प दाब स्थिरांक। ठीक है बेटा। इसको क्या कहेंगे अपन, इसको भी यही कहेंगे, शुद्ध द्रव विलायक पदार्थ का
मोल अंश, मोल अंश, ठीक है। तो ये हमारी बात हुई यहाँ की वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम होता है जो ये कहता है वो। अब बात करते हैं अपन थोड़ी सी यहाँ पे आगे अपन बात कर लेते हैं कि जो ये होता है, जैसे विलेय की बात करता हूँ तो कि इस परिभाषा के अनुसार जैसे इसका विलेय की बात करता हूँ तो मैं जो विलेय होगा PA होगा वो किसके समानुपाती होगा, XA के, क्योंकि ये परिभाषा कह रही है कि निश्चित तापमान पर किसी विलयन का कुल वाष्प दाब विलयन के अवयवों के मोल अंश के समानुपाती होती है। तो यहाँ कह सकता हूँ मैं कि विलेय का वाष्प दाब होगा वह इसके विलेय के मोल अंश के समानुपाती होगा, ठीक है। ऐसे ही विलायक का हो जाएगा, ये PB समानुपाती XB। अब यदि मैं इसको हटाता हूँ जो रिलेशन है इसको समानुपाती चिन्ह को, तो कुछ स्थिरांक लेके आना पड़ेगा अपन को, और वो स्थिरांक होता है P0A ये, और XA इसको मैंने समीकरण नंबर दे दिया 1, और इसको मैंने बेटा समीकरण नंबर दे दिया, इसको हटाओ पहले, समानुपाती स्थिरांक मैंने हटाया और ये हो गया P0B XB, ये लो, इसे समीकरण नंबर दे दो आप 2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाऊँ। अब बेटा मैं बात करता हूँ कि जो ये दोनों समीकरण है, तो अपन ने इससे पहले जो पढ़े थे वहाँ समीकरण आई थी P टोटल बराबर PA अपॉन P प्लस PB। तो इसे मैं रखता हूँ जैसे समीकरण 2 एवं 3 को 1 में रखने पर तो मैंने रखा 1 पर, क्या रखा मैंने, इधर ले लेता हूँ मैं, वो थी P टोटल बराबर PA प्लस PB, इसी में रखना है मुझे। अब PA का मान यहाँ रख दो उठा के, PB का मान भी यहाँ रख दो उठा के। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं ऊपर से मिटाता हूँ। देखो बेटा, जैसे ही मैं समीकरण 2 एवं 3 को 1 में रखूँगा तो P टोटल मेरे पास क्या आ जाएगा, P टोटल मेरे पास आ जाएगा P नॉट A XA प्लस P नॉट B और XB, ठीक है। अब हम जानते हैं यहाँ काम कर रहे हैं अपन विलेय के लिए, वाष्पशील विलेय यही मिलाया अपन ने, और हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि XA प्लस XB बराबर, मोल अंश पढ़ के आए हैं अपन, 1 होता है, और XB बराबर हो जाएगा 1 माइनस XB हो जाएगा। इसको इधर लाऊंगा मैं, इसको इधर ले जाऊंगा तो XA बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस XB। XA की जगह ये मान रखूंगा मैं, P टोटल बराबर P नॉट A और 1 माइनस XB प्लस P नॉट B XB, गुणा कर लो इसे, P टोटल आ जाएगा P नॉट A, 1 से मल्टीप्लाई किया मैंने, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया P नॉट XB, P नॉट A और XB, आगे आ गया P नॉट B और XB, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं बेटा, जो ये प्लस वाली वैल्यू है इसको मैं आगे ले आता हूँ इधर, P नॉट B XB, और जो ये वैल्यू है इसको इधर ले जाता हूँ।
जो माइनस वाली वैल्यू है इसको मैं इधर ले जाता हूँ, तो क्या रहेगा, जैसे एक मिनट इसको यहीं रहने दो, पी नोट ए, अब प्लस इस वैल्यू को इधर लाता हूँ मैं, पी नोट बी प्लस वाली को, और जो माइनस वाली है इसको इधर ले जाता हूँ, पी नोट ए एक्स बी। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। तो ये होता है बेटा, जैसे पी नोट ए प्लस एक्स बी कॉमन ले लेते हैं, एक्स बी कॉमन ले लिया तो बच जाएगा क्या से, पी नोट बी माइनस पी नोट ए। ये आपका आंसर रहेगा। अब इन ये समीकरण नंबर 4 आ गए, इनको सारे को यूज करना पड़ेगा। आप इसे जानते हो, कुल वाष्प दाब है, ये विलेय पदार्थ का जो वाष्प स्थिरांक वो है, ये उसके मोल अंश विलायक के, इनको सबको मैंने लिखवा दिया, इसे लिख सकते हैं। अब इसे एक ग्राफ खींचा जाता है इनमें, उसे अपन देख लेते हैं। एक बार और समझ लो, मान रखा बेटा अपन ने वैल्यू, यहाँ से मोल अंश निकाला, मोल अंश का 1 माइनस एक्स बी, इसकी जगह अपन ने रखा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये दोनों आ गया, ये प्लस वाली वैल्यू यहाँ रह गई। जैसे ही मैं ये पी नोट ये है, अब मैं प्लस वाली जो ये प्लस वाली वैल्यू इसको आगे लेता हूँ, ये जो माइनस वाली वैल्यू इसको पीछे रख लेता हूँ, तो पी नोट है मैं यहाँ ही रहने दूंगा, इस प्लस की वैल्यू को उठाकर मैंने इस रख दिया, और ये माइनस वाली वैल्यू इसको मैंने इधर रख लिया। अब मैंने जैसे ही सोल्व किया आगे की स्टेप में, तो पी नोट ए यहीं रह गया, प्लस दोनों में एक्स बी है तो एक्स बी कॉमन ले लिया, और पी नोट बी और पी नोट ए से आ गया। तो लाइन लिखो आप, एक दाब पी का पी ए तथा पीबी के सापेक्ष ग्राफ खींचने पर सरल रेखाएं मिलती है, सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा ग्राफ कैसा बनेगा। ये लो, इसे भी बना के देख लेते हैं। ये वाष्प दाब है, वाष्प दाब साथ के साथ लिखो, वाष्प दाब। ठीक, और ये क्या है बेटा, मोल भिन्न है या मोल अंश है। इन दोनों में अपन को ग्राफ खींचना है। अब जैसे मैं यहाँ एक्स ए ले रहा हूँ और एक्स बी भी ले रहा हूँ, अगर मैं एक्स बी को यहाँ 0 मान लेता हूँ, ये 0, तो इधर की साइड क्या होगा, 1 होगा, और ये 1 है तो इधर की साइड एक्स ए क्या रहेगा, 0 रहेगा। देखो इधर एक्स ए यहाँ 0 है और एक्स बी यहाँ 1 है। अब यहाँ 1 है, एक्स यानी इधर से यहाँ 0 से मैं इधर बढ़ूँगा तो एक्स बी 1 हो जाएगा। ऐसे ही 1 से यहाँ 0, यदि मैं इससे इधर बढ़ूँगा तो एक्स ए इधर जाते जाते 1 हो जाएगा। तो बात समझ में आई। तो क्या करूँगा, एक्स बी क्या है, विलायक है, और एक्स ए क्या है, विलेय है। ग्राफ खींचा मैंने, एक्स बी में ग्राफ खींचता हूँ, यहाँ पर 0 वैल्यू है, ये 0 से ग्राफ खींचता हूँ तो इसका ग्राफ ऐसे आता है बेटा, ये ग्राफ आया इसका। 0 से यहाँ जाते जाते वैल्यू एक्स बी की 1 हो गई। अब एक्स ए का जो ग्राफ आता है उसका ग्राफ आता है बेटा ये थोड़ा छोटा क्यों आया, क्योंकि विलेय कम होता है, विलायक ज़्यादा होता है। ये यहाँ से 1 से 0 था, 0 से जब बढ़ते बढ़ते ये इधर आते आते 1 हो गया यहाँ। अब इसे मैं जैसे ही यहाँ मैं ऐसे मिला दूँ इसको, अगर ये मिला दिया मैंने, तो ये क्या हो गया, पी टोटल हो गया। और पी टोटल क्या है, पी ए प्लस पी बी, यही तो था। बी कितना आया, यह आया बेटा पी बी बराबर पी नोट बी, और ये एक्स बी। ए कितना आया, ये आया पी ए बराबर पी नोट ए और एक्स ए। यहाँ पे क्या रहेगा,
ए का स्थिरांक पी नोट ए, और यहाँ क्या रहेगा पी नोट बी। ये स्थिरांक की वैल्यू थी। तो इनमें जो ग्राफ आता है ये सरल रेखाएं होती है और कुछ नहीं है, बस ये इसका ग्राफ था। तो ठीक बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। पढ़ाई करो, मस्त रहो। चलो ठीक, थैंक यू।